हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में। मेरा नाम है अंशुल त्रिपाठी और आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इस उम्मीद में कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, अपनी तैयारी को बहुत बेहतर ढंग से शुरू कर चुके होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपके राज्य उत्तराखंड में उत्तराखंड पीसीएस की वैकेंसीज आई हैं। 63 वैकेंसीज अभी नोटिफिकेशन आयोग ने जारी किया है। प्रॉपर नोटिफिकेशन अभी नहीं आया, प्रॉपर एग्जाम डेट अभी नहीं आई, लेकिन ये बताया गया है कि इस एग्जाम को अक्टूबर 15 तारीख से पहले पहले कभी भी कंडक्ट करा दिया जाएगा। ठीक है, तो जितने भी लोग उत्तराखंड पीसीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप सभी लोग जानते हैं प्री की प्रिपरेशन अब हमारे पास समय रह गया है। ये आज हमारे पास लगभग 7 दिन अगस्त महीने के निकल गए हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 23 दिन अगस्त के रह जाते हैं, 23-24 दिन अगस्त के रह गए, और सितंबर और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में अगर आपके एग्जाम हो गया तो आपके पास बहुत कम समय रह जाता है। ठीक है, अब अगर आप लोग इस कम समय में अपनी प्रीलिम्स की तैयारी को बहुत एक्यूरेट बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रीलिम्स की तैयारी केवल एग्जाम ओरिएंटेड हो, जो आप पढ़ रहे हैं वो आप केवल वो भाग पढ़ें जो एग्जाम में आने जैसा है, ठीक है ना, तो आप सभी लोग द एकलव्य आईएएस एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा एक नया बैच और फाइनल बैच, इससे पहले एक बैच शुरू हो चुका है, ये आखिरी बैच होने वाला है। ठीक है, मैं आप लोगों को बार बार बता दूं, ये आखिरी बैच होने वाला है विद लिमिटेड सीट्स। ठीक है ना, क्योंकि बच्चे बहुत सारे हैं, क्राउड बहुत सारा है, लिमिटेड सीट्स होंगी। अगर 1% अगर ओवर क्राउड हो जाता है देन हम उसके बारे में कुछ दूसरा सोचेंगे, लेकिन अभी रिक्वायरमेंट ये है कि आप सभी लोग 9 तारीख से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर लीजिए। ठीक है, 9 तारीख से बैच शुरू हो रहा है। 9 तारीख से मैंने आप लोगों को इससे पहले एक वीडियो में बताया था कि डेमो क्लासेस चल रही है। ठीक है, वो वाला बैच शुरू हो चुका है। इस बैच की डेमो क्लासेस आपकी 9 अगस्त से शुरू होंगी। ठीक है ना, 9 अगस्त से आपकी डेमो क्लासेस, और आपको इस बार केवल 3 दिन की डेमो क्लासेस मिलेंगी। इन 3 दिन की डेमो क्लासेस के बाद आपको, अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, अगर आपको तैयारी आगे कंटिन्यू करनी है, देन वी विल स्टार्ट अ फुल फ्लेज बैच। ठीक है ना, क्रैश कोर्स का। ठीक है, तो इस तरीके से रहने वाला है। इसमें क्या अवेलेबल कराया जाएगा, आपको किस तरीके से बताया जाएगा चीजें। सबसे पहले आपको कंप्लीट एनालिसिस मिलेगा, कंप्लीट एनालिसिस प्रीलिम्स ओरिएंटेड। ठीक है ना, देखो पीसीएस का जो सिलेबस है हम सब जानते हैं कि प्रॉपर 6 से 7-8 महीने का सिलेबस है विद 3 और 4 क्लासेस इन अ डे। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम प्रीलिम्स ओरिएंटेड बात कर रहे हैं तो प्रीलिम्स में हमारा बहुत सारा कंटेंट छट जाता है, स्पेसिफिक हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपकी इन स्पेसिफिक कंटेंट की क्लासेस चलेंगी। ठीक है, स्पेसिफिक कंटेंट की क्लासेस चलेंगी। फिर अच्छा, क्लासेस चलेंगी, उसमें आपको जो प्री ओरिएंटेड चीजें हैं उसका डिटेल एनालिसिस मिलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। ठीक, अब ये जो एनालिसिस होगा वो केवल उत्तराखंड के पीवाईक्यूज पे बेस नहीं होगा। हम जानते हैं कि उत्तराखंड में जो आयोग है वो जनरली यूपी पीसीएस के क्वेश्चंस को भी उठाता है, वो बिहार पीसीएस के भी कुछ क्वेश्चंस को उठाता है, जीएस वाले। ठीक है ना, वो राजस्थान आरएएस के भी क्वेश्चंस उठाता है। ठीक है ना, और स्पेशली एमपी पीसीएस के भी क्वेश्चंस को उठाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो एक कंबाइंड नोट्स है जिसमें वही बात होनी चाहिए जो आप लोगों के एग्जाम के लिए काम की है, उस प्रकार का आपको एक नोट्स बना के दिया जाएगा, उस प्रकार की पीडीएफ आपको बना के दी जाएगी जो आपके लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है ना, तीसरा टेस्ट सीरीज, फ्राइडे टू फ्राइडे आपका टेस्ट होगा। ठीक है ना, हर फ्राइडे को आपका टेस्ट होने वाला है, और ये टेस्ट ऑनलाइन फॉर्मेट में होगा। आप लोग इंस्टीट्यूट आएंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन जिस तरीके से भी आप टेस्ट देना चाहते हैं, आपको 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है ना, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वही क्वेश्चंस आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे। और लास्ट वन है आपके पास करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स जो सैटरडे की डेडिकेटेड क्लास होगी वो आपकी करंट अफेयर्स को होगी। ठीक है ना, मतलब शनिवार को बाकी कोई जीएस की क्लास नहीं होगी, केवल करंट अफेयर्स की क्लास होगी। फ्राइडे को कोई और क्लास नहीं होगी, केवल आपका टेस्ट डिस्कशन चलेगा। ठीक है ना, और शनिवार को केवल करंट अफेयर्स। आपके मंडे टू थर्सडे चलेंगी फुल फ्लेज क्लासेस जो आपके प्री ओरिएंटेड है। ठीक है ना, एक साथ 2 क्लासेस चलेंगी आपकी। ठीक है ना, एक सब्जेक्ट सपोज पॉलिटिकल साइंस, दूसरा सब्जेक्ट सपोज हिस्ट्री या फिर साइंस एंड टेक, ऐसे इस तरीके से आपकी क्लासेस चलेंगी, जिससे हमको 2 महीने के अंतर्गत लगभग 2 महीने से
2 महीने के अंदर अंदर हमको ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड जो सिलेबस है उसको कवर करना है, ठीक है ना। तो मैं समझ रहा हूँ यहाँ तक आप सभी लोग समझ चुके हैं, ठीक है। अगर आप सभी लोग बहुत बेहतर ढंग से अपनी तैयारी करना चाहते हैं, आप लोग सीरियस हैं इस एग्जाम को लेकर, तो आप इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे आप चाहें वैसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप देहरादून में हैं तो आप देहरादून में इंस्टीट्यूट को विजिट कर सकते हैं, हमारी मेन ब्रांच देहरादून में है, ठीक है। वहां पर आप इंस्टीट्यूट विजिट कीजिए, जिसके बाद आप लोगों को आइडिया लगेगा, वहां पर आपकी इंक्वायरी कर दी जाएगी कि किस तरीके से इस एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोगों को करनी है और किस तरीके से आपको खुद से चीजों को प्रिपेयर करना है, किस हद तक प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो मैं आपको एक थोड़ा सा डेमो दे देता हूं, मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से हम एक टॉपिक उठाते हैं और उस टॉपिक को कैसे इलेबोरेट करेंगे हम और कैसे आप लोगों के काम आएगा, ठीक है ना। तो हम टॉपिक उठाते हैं हिस्ट्री का, ठीक है ना। हिस्ट्री हम सब लोग जानते हैं बहुत वास्ट टॉपिक होता है, बहुत वास्ट सिलेबस होता है, ठीक है ना। वास्ट सिलेबस है, लेकिन हम जानते हैं कि कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें डुएबल होते हैं और कुछ कुछ क्वेश्चन डुएबल होते ही नहीं है। तो हम सर पटकेंगे ही नहीं उन क्वेश्चन पे जो डुएबल नहीं है, क्योंकि जो डुएबल नहीं है वो सबके लिए डुएबल नहीं है, ठीक है ना। वो इवन ऐसे मान लीजिए कि वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पीछे जितने भी एग्जाम होंगे पहली बार देखने के लिए मिलेगा, और ऐसा भी हो सकता है कि वो आउट ऑफ द बॉक्स कहीं से पूछ लिया हो, ठीक है ना। तो उसके पीछे सर खपा के कोई फायदा नहीं है, हम ऐसे क्वेश्चन की तरफ जाएंगे जो बेसिक है, जो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हमने एक टाइम पीरियड लिया मौर्य समाज, ठीक है, मौर्यन टाइम पीरियड, ठीक है। अच्छा, मॉडर्न टाइम पीरियड को जानने के लिए एक तो हम होता है कि क्वेश्चंस उठा कर रखना शुरू कर दें कि ये वो है, ये वो है, ये वो है, ये वो है। देखो उससे भी बात बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती है? क्योंकि हमारे दिमाग में डायनेमिक्स क्लियर नहीं है। डायनेमिक्स क्लियर करने जरूरी है। पहले हमारे दिमाग में डायनेमिक्स क्लियर होंगे, फिर उसके बाद हम उन फैक्ट्स को याद रखेंगे, तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो धीरे धीरे याद होते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात है, हमें किन किन चीजों पर ध्यान रखना है। पहले परिस्थिति देख लो, उस समय क्या परिस्थिति है, ठीक है। परिस्थिति ये है कि यहाँ पर सपोज ये हमारा इंडिया है, तो यहाँ पर सिकंदर, आप लोग जानते हैं सिकंदर महान, उसका अभियान है। अच्छा, अगर दिशा पूछे तो नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, पश्चिमोत्तर, ठीक है। वहां पर कौन है? यहाँ पर सिकंदर है। यहाँ पर मगध है, मगध में नंद डायनेस्टी, ठीक है। धनानंद जिसका नाम है, धनानंद यहाँ पर क्या कर रहा है? शासन कर रहा है। मगध अपने आप में एक बहुत समृद्ध क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि मगध में सबसे पहले क्या है हमारे पास? लोहा, ठीक है ना, आयरन, जिससे वो लोग शस्त्र बना रहे हैं। अच्छा, दूसरा, मगध में जो कैपिटल है उसकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो भी इस तरीके से बनी हुई है, कुदरती इस तरीके से मैनेज है कि मगध पर कोई डायरेक्टली अटैक भी नहीं कर सकता, ठीक है ना। अच्छा, तो इस वजह से मगध को इन्वेड कर पाना थोड़ा मुश्किल है, ठीक। लेकिन जो आपका सिकंदर था, वो विश्व विजय का अभियान दिमाग में लेके चला कि अब हमें क्या करना है? विश्व विजय होके जाना है, ठीक है ना। अब होता क्या है कि सिकंदर की सेना में धीरे धीरे क्या होती है? इंसर्जेंसी फैलती है, आंतरिक डिस्प्यूट फैलने लगते हैं कि बहुत सारी चीजों के लेके। सबसे पहले सिकंदर, ये जो ग्रीक लोग थे वो देवी देवताओं में बहुत मानते थे, ठीक है ना। तो देवी देवताओं में मानते थे, तो इसलिए यहां से कुछ अफवाह चला दी गई कि यहाँ के जो इस धरती के देवी देवता हैं वो आपसे खुश नहीं है, ठीक है ना। एक दूसरा, एक के बाद कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिससे सिकंदर को भी मानना पड़ गया कि ये जो इंसिडेंट्स हैं ये हमारे फेवर में तो नहीं जा रहे और हो सकता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही हो, दूसरा, ठीक है। और तीसरा, एक और अफवाह फैला दी गई कि जो धनानंद है इसकी सेना बहुत खतरनाक है, मतलब ह्यूज आर्मी, ठीक है ना। अच्छा, ह्यूज आर्मी और बड़ा एम्बिशियस राजा है। कभी नहीं था, धनानंद एक एम्बिशियस राजा था ही नहीं, अय्यास राजा था। दिन भर कोर्ट में डांस चल रहा है, हाथ में शराब रखी हुई है, ठीक है। तो इस प्रकार का राजा था। लेकिन सिकंदर को क्या बताया गया? सिकंदर को यह बताया गया कि बहुत एम्बिशियस राजा है, इतनी बड़ी सेना है, आप इन्वेड नहीं कर सकते, मगध को जीतना बड़ा मुश्किल है, ये सब कुछ बताया गया, ठीक है ना। और लास्ट चीज उन्होंने बताया कि जितना आप भारत सोच रहे हो, अभी भारत है, ठीक है ना, फिर ऊपर से रशिया वाला इलाका है और बीच में चीन है। भारत का 2 से 3 गुना चीन है, फिर उसके बाद चीन का दुगना रशिया वाला एरिया है जो बचा हुआ है अभी आपको। तो अभी आपको भारत को इन्वेड करना है। भारत को इन्वेड करने के बाद चाइना, जिसका आपको अंदाजा ही नहीं है कि चाइना भी है, और उसके बाद रशिया वाला एरिया है, तब जाके विश्व विजय पूरा हो पाएगा, ठीक है। तो फिर उनका दम थोड़ा टूट गया कि यार अभी तो बहुत सारा है, ठीक है ना। तो ये कुछ रीजन थे जिसकी वजह से क्या करना पड़ा, सिकंदर को वापस लौटना पड़ा, सिकंदर नहीं आ पाया, ठीक है ना।
यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य, कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। पहला ही नाम है हमारे पास मौर्यन एम्पायर, 321 बीसी से शुरू होता है और 184 बीसी में जाके खत्म होता है। अभी खत्म होने की बात हमें नहीं करनी है, शुरुआत हमें करनी है कि ओरिजिन किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना। मौर्य शब्द का क्या मतलब है? मौर्य शब्द का मतलब है, अच्छा बहुत सारे आप लोग जानते हैं कि अभी तक ये सोचा जाता था कि जो राज करेगा वो क्षत्रिय होगा, क्षत्रिय ही केवल राज कर सकते थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ पता ही नहीं है इतिहासकारों की कि वो आखिर था कौन। बहुत सारे लोग बताते हैं कि जो उसकी माँ थी उसका नाम था मूरा। क्या नाम था? उसकी माँ का नाम था मूरा। अच्छा, उस मूरा से ही क्या किया गया कि मूरा नाम से ही उसके बेटे को पहचाना जाएगा, इसीलिए उसने अपने नाम के पीछे क्या रख दिया? मौर्य रख दिया, ठीक है ना। हाँ, इसके नाम के पीछे मौर्य। और बताया जाता है कि वो एक शूद्र महिला थी। शूद्र मतलब लोअर कास्ट मानते हैं जिसको हम, ठीक है ना, उस समय के हिसाब से, ठीक। तो लोअर कास्ट की एक महिला थी ये मानते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ट्रेंड थोड़ा चेंज होता है कि क्षत्रियों का कोई जरूरी नहीं है कि आप लोग क्या करें, यहाँ पर राजपाट संभाले, ये सब कुछ करें। कोई जरूरी नहीं है कि क्षत्रिय करें। कोई अगर काबिल योद्धा है, कोई काबिल राजा है, तो किसी और स्पेसिफिक कास्ट के लोग। अच्छा, इसके बाद ही हम देखते हैं मौर्य डायनेस्टी के बाद ये ट्रेंड शुरू ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब मौर्य डायनेस्टी हम देखेंगे खत्म होगी, वृहद्रथ को कौन मारेगा? उसका एक सेनापति पुष्यमित्र शुंग, वो ब्राह्मण था, ठीक है ना। तो यहां से ये कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है कि क्षत्रिय ही केवल राज कर रहे हैं, नहीं नहीं। इसके बाद क्या हो जाता है, चीजें चेंज हो जाती हैं। अब आप लोगों के एग्जाम में क्या, ये कहानी है पूरी, अगर आपके दिमाग में बस इतनी कहानी बैठ गई तो अब क्या होता है, अब आपके पास फैक्ट आ जाते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड कब से कब तक था। 321 में उसने धनानंद को मारा, नंद डायनेस्टी स्टैब्लिश की, और 297 तक उसका क्या चला, टाइम पीरियड चला, ठीक है ना। अब इनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स है, जो प्रशासनिक गुण है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ये सब कुछ याद रखने से बढ़िया आपके पास सीधा एक क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेटेजी ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, मतलब इनकी प्रशासनिक व्यवस्था किस तरीके से चलती थी। तो सीधा सीधा आपके पास ऑप्शन आ जाएगा सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। क्यों? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, ठीक है, तक्षशिला के एक अध्यापक जिनका नाम था कौन, क्या, चाणक्य, ठीक है ना, चाणक्य, ठीक है, जिनको विष्णुगुप्त भी कहते थे, जिनको कौटिल्य भी कहा जाता था, ठीक है ना। तो ये इनके गुरु थे। तो इन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था, इन्होंने नंद डायनेस्टी को इतने क्लोजली ऑब्जर्व किया कि क्या क्या दिक्कत हो रही थी जिसकी वजह से मगध की जनता परेशान थी। इसीलिए इन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज शुरू की, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कि राजा चाहे तो अपने नीचे कुछ ऑफिसर्स रख सकता है, लेकिन उन ऑफिसर्स के पास ऑटोनोमस पावर नहीं होगी, मतलब वो इस लायक नहीं होंगे कि वो फाइनल डिसीजन ले। फाइनल डिसीजन के लिए आपको किसकी तरफ देखना पड़ेगा, राजा की तरफ देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस व्यवस्था को कहते थे सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, केंद्रीकृत शासन व्यवस्था। तो पेपर में आप अगर आप पीवाईक्यू उठा के देखें, आपको पता चलेगा कि पूछा गया है कि मौर्य समाज की, मौर्य प्रशासन की विशेषताओं में से एक सबसे प्रमुख विशेषता कौन सी थी। तो उसके ऑप्शन ए बी सी डी में आ रखा होगा कि केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था, यानी कि सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन। हालांकि बहुत और राज्य थे जिन्होंने इनको फॉलो किया, ठीक है ना। मान के चलो कि अंग्रेजों ने तक इसको फॉलो किया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो शुरुआती दौर में द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ट्राइंग टू सेंट्रलाइज ऑल द अथॉरिटीज, बट हम देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के बाद उनको ये समझ में आता है कि सेंट्रलाइजेशन वाज इनिशियली द थिंग। मतलब शुरुआत में सेंट्रलाइजेशन वाज गुड, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब लोग अवेयर हुए तो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी उस तरीके से नहीं चल पाई जिस तरीके से चलनी चाहिए। उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन करना शुरू किया कि पावर तुम्हारे पास भी, तुम्हारे पास भी, तुम्हारे पास भी, तुम्हारे पास भी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमको कुछ टॉपिक्स को क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे ही हम और भी, जैसे अभी मैंने आप लोगों को हिस्ट्री ओरिएंटेड चीजें बताई हैं, मैं आपको पॉलिटिकल साइंस में भी किस तरीके से हम कंसेप्ट और फैक्ट को इकट्ठा करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चंस पिक करेंगे जो आप लोगों के एग्जाम में काम करेगा, यहाँ पर ही नहीं मेंस में भी काम करेगा, ठीक है। उस तरीके से हम आगे एक पॉलिटिकल साइंस की वीडियो भी लेके आएंगे, ठीक है। अगर आप सभी लोग अपनी तैयारी को बहुत बेहतर ढंग से करना चाहते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका ये जो 2 महीने का समय है बर्बाद ना हो, अच्छे ढंग से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं।
इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, कोर्स मिलेगा, टीचर्स पढ़ाएंगे आपको, साथ साथ आपको नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज फ्राइडे को मैंने बताया, और करंट अफेयर सेशन सैटरडे को। ये सब कुछ एक कंपाइलेशन आपको इस बैच में मिलेगी, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो द एकलव्य आईएएस एकेडमी, जो नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं आप वहां पर कॉल कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप इंस्टीट्यूट में कॉल करके पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो। यहाँ पर आके आपकी इंक्वायरी कर लेंगे, बता देंगे कि किस तरीके से आपकी तैयारी होनी चाहिए, आपको इंडिविजुअली कितना प्रिपेयर करने की जरूरत है, ठीक है। तो आज इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।